सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल ऑथेंसियन शक्ति चाइना। दोनों के बीच टकराव सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक के विशाल समुद्र में हो रहा है, जहां तय होगा कि आने वाले समय में दुनिया पर किसका प्रभाव होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चाइना भारत से इतना सतर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई है या विचारधारा की? यानी कि जो चाइना है वो भारत को के जो लोकतंत्र है उसको खतरा मानता है। उसके साथ ही जो विजय गोखले हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है जो विपक्षी संबंध है उसकी परिभाषा सशस्त्र सह अस्तित्व पर आधारित होगी। यानी कि हम देखें, जो चाइना है वो भारत को अपना एक प्रतिद्वंदी मानता है, पड़ोसी। यानी कि भारत को जो है सिर्फ एक पड़ोसी न मानकर भारतीय को जो है एक अपना प्रतिद्वंदी मानता है। विजय गोखले के अनुसार चाइना ने जो है 1949 के बाद भारत को कभी अपनी बराबरी की शक्ति नहीं माना है, लेकिन भारत को पूरी तरह कमज़ोर भी नहीं समझा, क्योंकि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, लोकतांत्रिक मॉडल है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसके साथ ही सैन्य शक्ति भी मजबूत हो रही है और ग्लोबल साउथ में भारत की जो साख है वो बढ़ रही है। यानी कि भारत तेजी से अपनी जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, उसके साथ ही जो सैन्य शक्ति है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन चीन को यहाँ पर डर है कि अगर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ ही जो पश्चिमी देश है वो ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो एशिया में चीन की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र पर चीन के लिए खतरा क्यों है? यानी कि जो चाइना है वो भारतीय लोकतंत्र को खतरा क्यों मानता है? चीन एक सिंगल पार्टी कम्युनिटी सिस्टम वाला देश है, क्यों? जबकि अगर हम देखें भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि जो चाइना है उसमें इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर जो शी जिनपिंग है वो यहाँ पर राज कर रहे हैं। यहाँ पर तानाशाह देखने को मिलता है, लेकिन हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है। अब चीन के लिए चिंता का विषय क्या है? अगर भारत आर्थिक रूप से सफल होता है तो तकनीकी रूप से जो है मजबूत बनता है और लोकतांत्रिक मॉडल के साथ आगे बढ़ता है। यह चीन के लिए ऑथेंसियन मॉडल के लिए एक वैचारिक चुनौती बन सकता है। यानी कि जो चीन का जो ऑथेंटियन मॉडल है उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा चुनौती बन सकता है। यानी कि चीन यह नहीं मानता, यानी कि चीन यहाँ पर नहीं मानता है कि दुनिया यह माने कि लोकतंत्र भी चीन जैसे केंद्रीकृत सिस्टम को चुनौती दे सकता है। यानी कि चीन का जो केंद्रीकृत सिस्टम है उसको कोई भी लोकतांत्रिक देश भी चुनौती दे सकता है। इसलिए कुछ भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन भारत को सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल रिवल की तरह देखता है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो यहाँ पर विजय गोखले के द्वारा कहा गया था ये सहित अस्तित्व का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हम देखें तो इसका अर्थ क्या है? भारत चीन संबंध अब केवल जो है व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और उसके साथ ही ब्रिक्स, एससीओ और कूटनीतिक तक सीमित ही नहीं रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के संबंध अब सैन्य तैयारी, सीमा सुरक्षा टेक्नोलॉजी, साइबर सप्लाई चेन, उसके साथ ही समुद्री शक्ति और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लगातार प्रतिस्पर्धा करते जा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे में यहाँ पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा बनते चले जा रहे हैं। अब हम देखें यहाँ पर चाइना और भारत के जो संबंध है वो 2020 के बाद क्यों बदले? गलवान संघर्ष के बाद, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद भारत और चाइना के जो संबंध है उसमें एक नया मोड़ आया था। 2020 में लद्दाख में गलवान क्षेत्र में भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद भारत ने जो है चीन को अपना विरोधी भावना, यानी कि चीन को एक तरीके से अपना विरोधी मान लिया। चाइना अब ऐप्स जो है वो यहाँ पर बैन हुए, सीमा पर जो है भारी सैन्य तैनाती हुई थी और उसके साथ ही जो क्वाड है वो मजबूत हुआ था। भारत ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन शुरू की थी और उसके साथ ही भारत अब चीन पर पहले जैसी रणनीतिक भरोसे की नीति नहीं रखता। यानी कि जितना पहले जो गलवान संघर्ष था उससे पहले भारत चाइना पर भरोसा करता था, अब जो है उतना भरोसा नहीं करता है। अब उसके साथ ही आर्थिक संबंधों की असली तस्वीर अगर हम देखें तो सबसे यहाँ पर देखें कि जो रणनीतिक तनाव है उसके बावजूद व्यापार बढ़ता है। यानी कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक तनाव देखने को मिलता है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो भारत में चाइनीज प्रोडक्ट कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भारत चाइना से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और जो है मशीनरी, उसके साथ ही केमिकल्स इंपोर्ट करता है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जो है चाइना जो कंपोनेंट्स हैं
उन पर आधारित हैं। यानी कि अगर हम देखें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है चाइना के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। मोबाइल, सोलर, बैटरी सेक्टर्स में चीन की बड़ी भूमिका है। यानी कि सीमा पर तनाव लेकिन व्यापार जारी है। यानी कि अगर हम देखें तो कोई भी देश में सीमा पर तनाव होता है, उसके बाद भी जो व्यापार है वो जारी रहता है, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होगा तो दोनों देशों के जो एक तरीके से ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक क्या है। इंडो पैसिफिक एक जियो पॉलिटिकल रीजन्स है, जिसमें शामिल है इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशन, उसके साथ ही साउथ चाइना ओशन, उसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया। यह जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड और स्ट्रेटजिक जोन है। यानी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। 60% जो यहाँ पर व्यापार है वो यहीं से होता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो एनर्जी रूट है, ऑयल, गैस, वो भी यहीं से आते हैं। और उसके साथ ही मेजर पावर यानी कि जो यूएस, चाइना, इंडिया, जापान यहीं से एक्टिव जो हैं वो होते हैं। अब हम देखें यहाँ पर चीन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है या वो क्या है। यानी कि चीन की जो इंडो पैसिफिक नीति है वो क्या है। जो चाइना है वो अपनी इंडो पैसिफिक में, यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपना जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर मजबूत यानी कि बढ़ाना चाहता है। उसके साथ ही यहाँ पर उसका क्या रहता है कि वो जो साउथ चाइना वाला है उस पर कंट्रोल करना चाहता है। यानी कि चाइना जो है वहाँ पर साउथ चाइना सी पर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। उसके साथ ही वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर जो है एक मिलिट्री बेस जो है वहाँ पर बना रहा है। उसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यहाँ पर शुरू किया है। यानी कि भारत जो यहाँ पर चाइना है, चाइना ने जो ग्वादर बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान में बनाया है, उसके साथ ही श्रीलंका में जो हेम्बेनतोता जो बंदरगाह यहाँ पर बना है, इसके तहत क्या है कि भारत की जो यहाँ पर चाइना है उसकी नीति क्या रहती है कि इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र जो है उस पर कंट्रोल करना। उसके साथ ही यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ जो पियर्स स्ट्रेटजी है वो भी यहाँ पर आती है। यानी कि जो यहाँ पर चाइना है वो म्यांमार, उसके साथ ही श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब में जो है अपने बंदरगाह बनाकर जो है इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में अपना एक तरीके से जो सप्लीमेंसी है वो बनाना चाहता है। उसके साथ अगर हम देखें तो भारत की जो इंडो पैसिफिक नीति क्या है। भारत यहाँ पर जो विजय गोखले की बात से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि फ्री, ओपन और इसके साथ ही इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। यानी कि भारत चाहता है कि कोई भी देश जो है डोमेन्स बनाए। यानी कि जो यहाँ पर साउथ चाइना है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी देश अपना जो है डोमिनेंस न बनाए। और उसके साथ ही सभी देश जो है बराबरी का एक्सेस मिले। यानी कि सभी देश यहाँ से जो है बराबरी के तरीके से जो है यहाँ से जा सकें, कोई भी देश जो है इस पर अपना नियंत्रण ना करे। उसके साथ ही अगर हम देखें जो क्वाड यहाँ पर मजबूत हुआ है, जिसमें क्या क्या कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पर इसमें शामिल हैं। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें वह इतना क्रिटिकल क्यों है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो व्यापार है वो होता है। उसके साथ ही इकॉनमी भी इन्फ्लुएंस होती है इससे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो श्रीलंका है, यानी कि छोटे छोटे जो देश हैं वो इनकी रॉयल्टी भी यहाँ से देखने को मिलती है, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये जो है एक स्विंग स्टेट हैं। उसके साथ ही जो यूएस चाइना रिवल्ट्री है उसके बारे में देखें तो यूएस जो इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकता है। यानी कि जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में जो कि चाइना अपना कंट्रोल बनाना चाहता है उसको यहाँ पर रोकता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो इंडिया है एक तरीके से एक की पार्टनर बन गया है यहाँ पर इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में। अब इस पर चीन की क्या नज़रिया है अगर हम देखें तो चीन कई जो है यहाँ पर चीन मानता है कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है। क्वाड चीन को रोकने की रणनीति है। यानी कि जो यहाँ पर क्वाड में भारत जो है मजबूत हो रहा है, जिसके द्वारा चाइना का कहना है कि जो क्वाड है जो कि यहाँ पर चीन को रोकने की रणनीति के रूप में बनाया गया है। उसके साथ ही भारत का जो चाइना थ्रेट है, नैरेटिव है, वो यहाँ पर बन रहा है। यानी कि इसके साथ ही यहाँ पर भारत जो है एक अपना नैरेटिव बना रहा है। और कुछ जो चीनी लेखक हैं उनका कहना है कि भारत को चीन को जो है अस्थायी दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। यानी कि जो चीनी लेखक हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भारत है वह चीन को एक अस्थायी दुश्मन की तरह ना देखे। अब इस पर भारत का क्या जवाब है। चीन ने एलएसी पर जो है
स्टेटस क्वेस बदला है, यानी कि जो एलएसी वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपना जो स्टेटस क्वेस है वो बदला। इसके साथ ही यहाँ पर जो भारत है, भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विश्वास की कमी जो है चीन के एक्शन में पैदा हुई है, यानी कि जो चीन है वो यहाँ पर जो गलवान संघर्ष है उसके बाद से जो है भारत का जो विश्वास है वो चाइना पर कम हो गया। उसके साथ ही लोकतंत्र और समृद्धता प्रभुता के लिए जो भारत है वो कोर इंटरेस्ट जो है अपना रहा है। उसके साथ ही भारत अब जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मल्टी एलिगेजमेंट, उसके साथ ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप पर जोर दे रहा है, यानी कि ये जो क्षेत्र हैं इन पर भारत जो है जोर दे रहा है, यानी कि इनको मजबूत करना है। अब हम देखें तो निष्कर्ष क्या है कि भारत चाइना संबंध अब जो है हिंदी चीनी भाई भाई वाले दौर में नहीं है, यानी कि इनका जो संघर्ष अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, व्यापार होता है लेकिन यहाँ पर अविश्वास देखने को मिलता है। कूटनीति और सैन्य तैयारी भी दोनों के बीच में जो है मजबूत हो रही है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो विजय गोखले का जो बयान आया था उस यह संकेत देता है कि चीन भारत को सिर्फ क्षेत्रीय यानी कि देश नहीं बल्कि यहाँ पर लंबे समय की रणनीति और वैचारिक चुनौती के रूप में देख रहा है, और भारत भी अब जो है चीन को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल चुनौती के रूप में देख रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चाइना है वो भारत को एक, अगर हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र को अपने लिए खतरा मानता है, और अगर हम देखें यहाँ पर जो भारत है, भारत अभी एक तरीके से जो है प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ पर चाइना को देखता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों देश के बीच में संबंध जो है वो सुधर सकेंगे या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।